Hello everyone, this is our second video on chapter Matter in Our Surrounding of Science for class 9th. In first video, we have studied about the physical nature of matter. Today we are going to read about the characteristics of particles of matter. The first one is the particles of matter have space between them. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। कल हमने नेचर ऑफ मैटर्स पढ़ते समय दो एक्टिविटीज परफॉर्म की थी। एक एक्टिविटी थी पानी में शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करना, दूसरी में डेटोल या पोटाशियम पर मैग्नेट को डिसॉल्व किया था। ये सारी चीजें पानी में इवनली स्प्रेड हो गई थी, मतलब पूरी तरह से मिक्स हो गई थी। सिमिलरली वी कैन मेक टी, कॉफी, नींबू पानी। इसी तरह से हम लोग घर पे चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं। तो चाय, कॉफी, नींबू पानी के पार्टिकल्स पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. जो कंप्लीटली उसमें स्प्रेड हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उससे ये पता चलता है कि जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी स्पेस होती है कि उसमें दूसरे पार्टिकल्स मिक्स हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कैसे। पुट एन अनलिट incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get it smell? कहते क्लास के किसी कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाकर रख दो। बताओ आपको कितनी दूर आप चले जाओगे जहां आपको इसकी स्मेल ना आए। नो लाइट द इंसेंस स्टिक। व्हाट हैपन? जैसे ही आपने लाइट करी है, उस स्टिक को जगाया हुआ है, तो कितनी दूर तक आपको स्मेल नहीं आएगी। क्लास के किसी भी कॉर्नर में चले जाओगे, कहीं भी बैठ जाओगे, कितनी भी दूरी पे बैठ जाओगे, आपको उस अगरबत्ती की स्मेल आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते हैं। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? एक तो उसमें स्पेस है, दूसरा ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू हम नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 कहती है टेक 2 glasses beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। कहता है 2 ग्लासेस ले लो या 2 बीकर ले लो पानी से भरे हुए, एक ग्लास में आप इंक डाल दो, किसी भी कलर की ले लो, ब्लू, रेड, जो आपका मन है। ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें मिक्स करो पानी के साथ, और दूसरे वाले ग्लास में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप हनी मिक्स करो। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर इन द क्लास। इसे बिना छेड़े अपने घर में किसी कोने में रख दो। स्कूल में कर रहे हो तो स्कूल के किसी कोने में कर दो। रीड योर ऑब्जर्वेशन। अब देखो दोनों ग्लासेस में आपने अलग अलग तरह के लिक्विड्स लिए हैं, तो क्या हुआ? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? आपने क्या महसूस किया जब आपने इंक ऐड करी? एकदम से क्या महसूस किया? और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी? और जब आपने शहद मिक्स किया तो उसके इमीडिएटली आपने क्या महसूस किया? हाउ मेनी आवर्स आर डेज does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? पहला, इंक को मिक्स होने के लिए कितने घंटे या कितने दिन लगे उस पानी में पूरी तरह से मिक्स होने के लिए? आपने देखा होगा नॉर्मली डेली लाइफ में आप ये करते ही हो या अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, इंक को मिक्स होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, वो एकदम से मिक्स हो जाती है। हाँ, हनी को थोड़ा टाइम लगता है, हनी थोड़ा लिक्विड होता है, सॉरी थोड़ा घना होता है, तो वो काफी थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन वो भी कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। एक और एक्टिविटी परफॉर्म करके देखो कि आपको पता चले कि वो मूव करते हैं, इसके पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब हमने एक जगह गर्म पानी ले लिया, एक जगह गर्म और दूसरी जगह ठंडा पानी ले लिया।
अब उसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट या फिर पोटाशियम सल्फेट डिसॉल्व किया। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, अलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। पानी को मिक्स मत करो किसी भी चीज से, बस आप उसमें वो डाल दो और छोड़ दो और अपने आप उसको मिक्स होने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द क्रिस्टल इन द ग्लास। अब क्या महसूस, क्रिस्टल आपने सॉलिड लिए थे, क्या महसूस किया जैसे ही आपने पानी में डाला। व्हाट हैपन एज टाइम पासिस, जैसे जैसे समय गुजरता गया क्या महसूस कर रहे हो कि दोनों ग्लासेस में क्या चेंजेस आई। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। पहले वाली एक्टिविटी में हमने लिक्विड लिया था, इस वाली एक्टिविटी में हमने सॉलिड लिया। हमने दोनों के साथ परफॉर्म करके ये देख रहे हैं कि क्या पार्टिकल्स दोनों में मूव करते हैं, सॉलिड और लिक्विड में, या फिर एक ही में मूव करते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजिंग चेंजेस द टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से पार्टिकल्स को मिक्स होने में कुछ चेंजेस आती हैं उसमें, आती है तो क्यों आती हैं और कैसे आती है। तो ये तीनों जो हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की है उनके बेसिस पे हमने क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे तो उनमें कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे तो पार्टिकल्स भी जल्दी मूव करेंगे और जिसका क्या रिजल्ट होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अभी हमने जो तीन एक्टिविटीज की है उनके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि जो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं बिना किसी स्टिर किए हुए, बिना मिलाए हुए, अपने आप ही ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में जैसे जैसे ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन आल्सो बिकम्स फास्टर। जैसे हम हीटिंग बढ़ाएंगे, जैसे ही हम हीट देंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस भी क्या होगी, तेज हो जाएगी। मतलब वो उसमें डिसॉल्व भी जल्दी होंगे अगर हम उस पानी को गर्म करेंगे। दो एक्टिविटीज ली थी, एक में हमने गर्म पानी दिया था, ठंडा पानी दिया था। गर्म वाले पे पानी में वो जल्दी मिक्स हो गया था और ठंडे वाले पानी में थोड़ा टाइम लगा था। थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। फील्ड में ये गेम खेल के देखो कि कैसे इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। इंसानों के 4 ग्रुप बना लो, क्लास में चाहे स्टूडेंट्स ही 4 ग्रुप बना लो। पहले वाले ग्रुप में अब क्या करो, एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लो, बैक से पकड़कर, जैसे कि इस डायग्राम में बताया है। इन्होंने बैक से एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, एक चेन बनाई हुई है बिहू डांसर्स की तरह। बिहू एक डांस है, वो इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो इसी तरह से एक दूसरे को पकड़ लो। दूसरा ग्रुप क्या करे, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। दूसरा ग्रुप क्या करे, हाथों को एक दूसरे के हाथ पकड़ ले और उस तरह से एक चेन बनाए। थर्ड ग्रुप क्या करे, एक दूसरे के फिंगर्स को पकड़कर एक ग्रुप बनाए। और फोर्थ ग्रुप क्या करेगा, इन तीनों ग्रुप्स को ट्राई करेगा ब्रेक करने की। ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स। ठीक है, वन बाय वन, एक एक करके इन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जितने छोटे ग्रुप्स में वो ब्रेक कर सके उतनी वो ट्राई करेगा। विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक, बाय। कौन सा ग्रुप इजी होगा ब्रेक करने के लिए और क्यों। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। अगर हम ये मान के चलें कि ये स्टूडेंट्स क्या हैं, मैटर्स के पार्टिकल्स हैं और इन्होंने एक दूसरे को टाइटली होल्ड किया है, तो कौन से वाले ग्रुप को मैक्सिमम सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी छुड़ाने में। तो जो पहला वाला ग्रुप था उसने बिहू डांस की तरह से बैक टाइटली होल्ड किया था, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए।
नेक्स्ट एक्टिविटी बी यही बता रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बता रहा है, टेक एन आयरन नेल एंड ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। एक आयरन नेल ले लो, एक चॉक का पीस ले लो और एक रबर बैंड ले लो। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन तीनों चीजों को कोशिश करो तोड़ने की, चाहे हैमर लेके तोड़ो, चाहे इनको कट करो, चाहे इनको स्ट्रेचिंग खींच के, तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका लगा लो इनको ब्रेक करने के लिए। In which of the following three substances do you think the particles are held together with greater force? ये जो तीन सब्सटेंस दी हुई हैं, इनमें से किसको ज्यादा फोर्स लगेगी ब्रेक करने के लिए? किसमें लगेगी? जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ईच अदर, उनमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। जो टाइटली हेल्ड होते हैं वही सबसे ज्यादा फोर्स लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में है, ओपन ए वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। एक नल को ऑन कर दो और उसमें से पानी जो बह रहा है उस पानी को अपनी फिंगर के थ्रू रोकने की कोशिश करो। कि वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या तुम पानी के बहाव को बीच में से रोक सकते हो? वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर, क्या वजह है पानी के बहाव को आप नहीं कर सकते हो, वो एक साथ ही आएगी, वो नहीं रुकेगी? क्या रीजन है? रीजन यही है कि उसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हैं, इस वजह से हम उनके पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। The above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of these particles of attraction varies from one kind of matter to another. कहते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स किसके हैं। लिक्विड के हैं तो अलग तरह, सॉलिड में है तो उनमें अलग फोर्सेस हैं, लेकिन हर एक पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स है। आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।